पाकिस्तान में नई सरकार शपथ लेने वाली है और शहबाज शरीफ की गठबंधन वाली सरकार जनरल मुनीर के रहमो करमों से सत्ता संभाले उससे पहले ही पीएम मोदी की नीतियों का वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान पर इतना भारी पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बिलबिलाता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। आज के इस एपिसोड में आपको हम बतलाने वाले हैं कि किस तरह से भारत ने अपनी कूटनीति और अपनी रणनीति के तहत पाकिस्तान के आतंकवाद की नीति पर कुछ इस तरह से पानी फेरा है कि पाकिस्तान के लिए उठ खड़ा हो पाना अपने आप में मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। यह वही पाकिस्तान जो इस वक्त कर्ज तले दबा हुआ है, वही पाकिस्तान जो IMF के लोन पर दरअसल हम कहें तो अपना गुजारा कर रहा है, वही पाकिस्तान जहां इस वक्त कंगाली और बेहाली की स्थिति है। और अब उसी पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा जल संकट खड़ा होने जा रहा है। अभी तो भारत ने सिर्फ रावी का पानी बंद किया है, अभी तो आने वाले दिनों में सिंधु की भी बारी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सिंधु नदी समझौता है, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो जल बंटवारा है, वो बंटवारा दरअसल उस वक्त पंडित नेहरू ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए किया था, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जो नदियां दरअसल भारत से होकर गुजरती हैं, उन नदियों का महज 19.5% पानी भारत को मिलता है, जबकि 80% पानी पाकिस्तान को चला जाता है। और ये विवाद लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ने दरअसल इसी को एक ऐसे रणनीति के तौर पर ढाला है जिससे पाकिस्तान इस वक्त बेहद हम कहें तो हाशिए पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये हुआ है कि रावी नदी पर जो पिछले 45 सालों से बन रहा शाहपुर कैंडी बैराज है, उसको पूरा किया गया और उससे जो लीक होकर पानी एक तरफ जा रहा था, मैं लीक शब्द ना ही कहूँ तो बेहतर है, फिर भी ये लीक इसलिए कर रहा हूँ कि टोटल पर्पस का ये थोड़ा ही हिस्सा था, लेकिन यूँ समझिए कि 1200 क्यूसेक पानी था। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दिल्ली को 900 क्यूसेक पानी मिलता है, जो कि 2 करोड़ आबादी की प्यास बुझाता है, जनजीवन में काम आता है। अब आप समझिए कि 1200 क्यूसेक पानी भारत के हिस्से का यूं ही पाकिस्तान को चला जा रहा था। ये पानी अब भारत के हिस्से में जब आ रहा है तो आप समझिए कि भारत के हिस्से में जम्मू कश्मीर के 2 जिले कठुआ और सांबा का जो पूरा इरिगेशन है उसका काम इससे हो जाएगा। लेकिन बात यही नहीं रुकने वाली, इसके आगे दरअसल अब सवाल सिंधु नदी समझौते पर ही उठने लगे हैं। और ये सवाल दरअसल पुलवामा हमले के बाद से उठने लगे थे, जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि रावी, ब्यास हो या सतलुज, इसका एक एक बूंद पानी भारत के इस्तेमाल में आएगा। वही सवाल सिंधु नदी के समझौते पर इसलिए उठा क्योंकि 1960 में जब प्रधानमंत्री उस वक्त के नेहरू थे और उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरान उस वक्त के जो जनरल थे नियाजी, उनके साथ जो गठबंधन किया था सिंधु नदी को लेकर, उसका परिणाम ये निकल कर सामने आया था कि भारत को 80% पानी नहीं बल्कि पाकिस्तान को 80% पानी मिलेगा और भारत के हिस्से में इस समझौते का महज 20% पानी आएगा। तो 3 नदियां बट गई थी, रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से में, वहीं झेलम, चिनाब और सिंधु नदी का पानी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में जाना तय हुआ था। अब ये समझिए कि जिस तरह से गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, लाइफलाइन मानी जाती है, उसी तरह से सिंधु नदी भी पाकिस्तान की लाइफलाइन मानी जाती है। सिंधु ही पाकिस्तान की प्यास बुझाती है, लेकिन जो सिंधु भारत से होकर गुजरती है उसका पानी भारत के हिस्से में क्यों नहीं? ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को दरअसल कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पाकिस्तान के जो दरअसल आतंक नीति है उसके करारा जवाब के तौर पर तैयार किया गया है। और इसी नीति के तहत देखा जा रहा है कि भारत ने जैसे ही दरअसल अपने 2 बड़े पनबिजली परियोजना को सिंधु नदी पर डाला, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई। और पाकिस्तान की बेचैनी इसलिए बढ़ी क्योंकि किशनगंगा और रोतले ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिससे तकरीबन आप समझिए कि 2000 मेगावाट बिजली पैदा करने की भारत की योजना पर काम चल रहा है। और इससे घबराया पाकिस्तान जो है वो सीधे हेग के न्यायालय में पहुंच गया, वहां पर उसने भारत के खिलाफ गुहार लगाई। भारत उस केस में पार्टी नहीं बना, भारत के खिलाफ डिसीजंस लिए गए, निर्णय सुनाया गया, लेकिन भारत ने उसको पूरी तरह से धत्ता देते हुए कहा कि हेग की अदालत को दरअसल इस तरह के अधिकार प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ मीडिएशन के जरिए हो सकता है, ट्रीटी जो है वो अलाउ नहीं करती कि हेग की अदालत इस पर फैसला सुनाए। तो फिर जाकर वियना में बैठक हुई जिसमें दोनों ही तरफ से जो है वो एक प्रतिनिधिमंडल बैठा, हरीश साल्वे भारत की तरफ से अपनी बातों को रखे। ये तो दरअसल संधि से संबंधित बात हो गई, लेकिन जब हम बात संधि से आगे की तरफ करते हैं, जब हम बात इस संधि को तोड़ने के लिए करते हैं, तो दरअसल भारत के पास किस तरह के हथियार सामने हैं
ये दिलचस्प स्थिति है जिसको जानना बेहद जरूरी है। तो वियना संधि के मुताबिक ही देख लीजिए तो जो लॉ एंड ट्रीटी है उसका मैं बताऊं आपको कि धारा 62 लॉ एंड ट्रीटी वियना समझौते के मुताबिक धारा 62 जो है वो कहता है कि अगर पाकिस्तान अपने आतंक नीतियों पर चलता है, अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने आतंकी नीतियों पर चलते हुए भारत के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा करता है तो भारत के पास ये हक है कि इस तरह के ट्रीटी को तोड़ दिया जाए। ये ठीक उसी तरह जिस तरह से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत ने पाकिस्तान को दिया था और उसे एक झटके में खत्म कर दिया गया, तो वो दिन भी दूर नहीं कि पाकिस्तान अपने आतंक नीति पर चलता रहे तो भारत जो है सिंधु नदी समझौते को भी एक झटके में खत्म कर दे। लेकिन सिर्फ किशनगंगा और ओटले प्रोजेक्ट के जरिए दरअसल ये काम पूरा नहीं होने वाला। इससे तो भारत को बिजली प्राप्त होगी, बल्कि इस समूचे पानी को वहाँ से मोड़कर भारत के तमाम राज्यों में, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे रेगिस्तान का इलाका पूरा राजस्थान हो जिसको सिंचित किया जा सकता है, पंजाब जहाँ पानी की किल्लत होने लगी है उसको पानी दिया जा सकता है, साथ ही हरियाणा का इलाका जहाँ पर वाटर लेवल काफ़ी डाउन हो गया है वहाँ उस पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। यानी सिंधु नदी समझौते को तोड़ना दोहरी एक तरह से देखें तो भारत के लिए लाभ पहुंचाने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान की आतंक नीति पर करारा प्रहार, दूसरी तरफ भारत में जो जल संकट की स्थिति है उससे समाधान की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अब एक बार फिर पाकिस्तान की जलीय स्थिति पर हम नज़र डालते हैं तो जो वर्ल्ड बैंक का एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी है कि 2025 तक लगभग 75% हिस्सा पाकिस्तान का सूख जाएगा, 75% हिस्सा पानी के लिए किल्लत से जूझेगा। आज भी देखिए तो पाकिस्तान के 80% शहरों में दरअसल पीने का शुद्ध पानी नहीं है, वाटर लेवल काफ़ी डाउन चला गया है और जो ग्राउंड वाटर है वो कॉन्टामिनेटेड है जिसे पीने के लिए लोग मजबूर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जो निर्भरता है दरअसल पानी को लेकर पाकिस्तान की, वो समूची निर्भरता भारत के ऊपर दिखाई देती है, सिंधु पर दिखाई देती है। और वहीं सिंधु दरअसल उसी सिंधु का समझौता इस वक्त खतरे में है। यानी रावी का पानी रोकना तो सिर्फ अभी एक झांकी है, अभी सिंधु समझौते का खत्म होना बाकी है। तो आप यूँ समझिए कि सिंधु समझौते को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो वियना में हुए बैठक से आगे दरअसल कुछ और बैठकों के दौर से जरूर गुजरेंगे। लेकिन भारत ने जिस तरह से अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है वो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान को बेमौत उसी तरह मारा जा सकता है जैसे जलबिन मछली मरती है। तो जलबिन पाकिस्तान की हालत उसी तरह होगी जैसे जलबिन मछली की हालत होती है और तब पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं हम कहें कि बचता सिवाय भारत के आगे घुटने टेकने के। तो जिस तरह की सरकार का निर्माण दरअसल पाकिस्तान में किया जा रहा है, शहबाज शरीफ की सरकार जो है गठबंधन की सरकार है जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी शामिल हो रही है और कुछ छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। इमरान खान की पार्टी को पहले ही वहाँ ख़त्म किया जा चुका है, सलाखों पे उनको भेजा जा चुका है, उनके जो सिंबल है उनको फ्रीज करके चुनाव कराया गया, उसके बाद भी उनके समर्थित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा सदन में दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो बैठक बुलाई गई है दरअसल सदन की वो भी दिलचस्प है क्योंकि बैठक जो है वो राष्ट्रपति ने नहीं बुलाई। तो ऐसे में इस बैठक के मायने क्या हैं? फिर भी सरकार के गठन की प्रक्रिया इस वक्त पाकिस्तान में तेज दिखाई दे रही है और ये सरकार जैसे ही बनेगी वैसे ही दरअसल पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को तय करना होगा कि भारत के साथ इसके संबंध क्या होंगे। तो ये सरकार बने उससे पहले भारत ने बतला दिया है कि भारत के पास पाकिस्तान की आतंक नीति का कार्ड क्या है और वो दरअसल क्या है तो भारत का जलीय राष्ट्रवाद है। जलीय राष्ट्रवाद के जरिए भारत जो है पाकिस्तान को प्रहार करना शुरू कर चुका है। यानी आने वाले दिनों में आपको इसकी और बड़ी तस्वीर दिखाई देगी और वो तस्वीर क्या होगी ये सब कुछ निर्भर करता है पाकिस्तान के मौजूदा इस वक्त जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जब एक सरकार का गठन करेंगे उसकी नीतियों पर कि वो भारत के साथ किस तरह से आगे चलना चाहते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। इससे जुड़े और भी विस्तारपूर्वक खबरों को आपके सामने हम लेकर रणनीति में आते रहेंगे।